वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी की। इलेवेंथ ज्योग्राफी की हम बात करेंगे तो पाठ संख्या 7वां चल रहा था और हमें भू आकृति और उनके विकास के बारे में पढ़ना है। भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। हम पढ़ रहे थे कल प्रवाहित जल के बारे में। हमने इससे पहले प्रवाहित जल के बारे में शुरुआत की थी और हम इसके बारे में विस्तार से देखेंगे कि प्रवाहित जल से किस प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। देखिए, जो आर्द्र प्रदेश है और जहाँ पर हम कहते हैं कि ज़्यादा वर्षा होती है, तो जो जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी, आर्द्र भूमि है, तो जल से जो प्रवाहित होने वाले बाद में जो भू आकृतियाँ बनती है वो वही स्थान पर होगी। फिर जैसे मैं कह रहा हूँ, प्रवाहित जल से जो आकृतियाँ बनती है वो किस स्थान पर होगी? जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ पर ज़मीन में नमी है, प्रदेश आर्द्रता से युक्त है। तो ऐसे स्थानों पर क्या होता है कि जो धरती है वो निम्नीकरण की वजह से वहाँ पर अलग स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। ठीक है। अब मैंने बताया कि प्रवाहित जल के दो तत्व हैं। इसमें एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ होता है, एक रेखीय प्रवाह के रूप में होता है। घाटियों में नदियां हैं या सरिताओं के रूप में पानी बहता है रेखीय रूप में। ये जो रेखिक प्रवाह है नदी का, मैं आपको कह रहा हूँ रेखिक प्रवाह। रेखिक प्रवाह मतलब जो नदी है वो घाटी के रूप में बहती है, तो वो रेखिक प्रवाह है नदी का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो रेखिक प्रवाह हो गया, तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा जो प्रवाहित जो जल है उसके द्वारा जो स्थल रूप बनते हैं वो अपर्दित स्थल रूप जो बनते हैं वो ढाल के अनुरूप बहती हुई नदियों की वजह से उसके अंदर स्थल रूप बनते हैं। तो अपर्दित स्थल रूप, ध्यान रखना कि जब नदी ढाल के अनुरूप बहेगी तो फिर मिट्टी को काट करके वो अपने साथ में लेकर जाएगी, फिर अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनेगी। जब नदी तेज हो, हम इसको युवा अवस्था कह सकते हैं, नदी की तेज ढाल लगातार हो, फिर जब अपरदन के कारण ढाल है वो मंद हो जाएगा, और जब ढाल मंद होगा तो वेग कम हो जाएगा नदी का, और जब वेग कम हो जाएगा नदी का तो आप सभी जानते हैं कि निक्षेपण शुरू हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान करनी है। लेकिन जो तेज ढाल में जो नदियाँ बहती हैं वो क्या करती हैं कि कुछ चीज़ों को तोड़ करके अपने साथ में लेकर फिर वहाँ पर भू आकृतियाँ बनाती हैं। ठीक है। लेकिन जो तेज ढाल के साथ में जो नदियाँ बहती हैं, जो स्थलाकृतियाँ बनाई हैं, उन नदियों की हम बात करें तो उन नदियों के मध्यम या हम कह सकते हैं धीमे ढाल पर बने जो आकार की हम अगर अपेक्षा करें तो बहुत कम होते हैं। तो धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का जो ढाल है वो जितना मंद होगा वो उतना ही निक्षेपण होगा, ये ध्यान रखना। ढाल जितना कम होगा तो चीज़ उतनी ही निक्षेपण से काम आएगी, निक्षेपित होगा। और जब लगातार अपरदन के कारण नदी
जब तल है वो जब समतल हो जाए, जब अधिक अपर्दन होगा और नदी का जो तल है वो जब समतल हो जाए, तो फिर जो कटाव है उस नदी का, वो धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि वो कम हो सकता है, कम हो जाएगा। और इसके बाद में हम देखें फलस्वरूप जो पहाड़ियाँ हैं, जो घाटियाँ हैं, वो समतल मैदानों में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती हैं। तो जब अपर्दित जो कह सकते हैं कि जो पदार्थ हैं वो धीरे धीरे जमेंगे, निक्षेपण होगा उनका, तो नदियों का जो तल है वो धीरे धीरे समतल होना शुरू कर देगा। जब नदियों का तल समतल होगा तो फिर धीरे धीरे जो घाटियाँ हैं वो धीरे धीरे मैदानों में परिवर्तित होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो स्थलगत प्रवाह है, जो स्थल पर जो प्रवाह हो रहा है, जिसको हम ओवरलैंड फ्लो कह सकते हैं। स्थलगत प्रवाह मतलब ओवरलैंड फ्लो। अब स्थलगत प्रवाह जो परत अपर्दन का एक कारण है, ऊपर वाली जो परत है उसके अपर्दन का जो कारण है वो स्थलगत प्रवाह है। और परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। अब ऊपर की जो परत अगर हम देखें तो निक्षेपण या अपर्दित होगी, तो वो डिपेंड करती है मार्गों पर, कि जो ऊपर से प्रवाह हो रहा है पानी का, उसका मार्ग कैसा है, वो संकीर्ण मार्ग है या उसका जो मार्ग है वो विस्तार या विस्तृत मार्ग है। ठीक है, तो स्थलगत प्रवाह के अंदर क्या होता है कि जो नदी है या कोई भी जो प्रवाह वाली चीज़ है, जो वो बात करते हैं उस प्रवाह जिसमें परत का प्रवाह होगा, परत का अपर्दन होगा, वो डिपेंड करता है नदी के प्रवाह पर। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुआ जो जल है वो अपने साथ में या तो कम या ज़्यादा मात्राओं को, चीज़ों को अपने साथ में लेकर आ सकता है। तो प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए जो पदार्थ हैं, जो तल सतहों के कारण हम देखें तो छोटी और तंग छिद्र या तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे पहाड़ी पर कोई नदी बह रही है और वो अपने घर्षण के कारण धीरे धीरे एक गहरी सी तो नहीं, धीरे धीरे थोड़ी कम गहरी धाराएं, सरिताएं अलग अलग बन जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब जो छोटी सी क्षुद्र सरिताएं बनी हैं वो धीरे धीरे लंबी होगी, बड़ी बड़ी, पहले छोटी छोटी नालियों में बैठती थी, अब बड़ी बड़ी नालियों में बहना शुरू हो जाएगी। और इन अवनलिकाओं के बाद में हम देखें तो गहरी गहरी छोटी खाया बनेगी। ठीक है, और घाटियाँ बनेगी धीरे धीरे, और फिर इन घाटियों का धीरे धीरे जाल बनता जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार से नदी के शुरुआती दौर में पतली सी नली या हम कह सकते हैं पतली सी नाले के रूप में धीरे धीरे घाटियाँ और विस्तृत नदी के रूप में इसका रूप हो जाएगा। शुरुआत में देखते हैं कि जो कटाव है वो ज़्यादा होता है और उस कटाव में अनियमितताएं भी होती हैं। कटाव में क्या होता है, शुरुआत के दौर पर जो अपर्दन होता है उसमें जो कटाव होता है उसमें हमें अनियमितताएं दिखाई देती हैं। जैसे जलप्रपात हैं या जो सोपान जलप्रपात हैं या सोपानी जलप्रपात हैं, वो आदि धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं अनियमितताओं की वजह से। सोपानी यानी सीढ़ी नुमा जो जलप्रपात होता है,
जैसे मान लो कोई नदी, ये इस प्रकार का ऊपर वाला भाग है, नदी आ रही है और यहाँ से नदी गिर रही है, इस प्रकार से पानी गिर रहा है तो जल प्रपात है। और फिर अगर पानी इस प्रकार से गिरे ऊपर से, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो वो सोपानी जल प्रपात है। तो वो क्या होगा कि शुरुआत में हम देखते हैं कि अनियमित होने की वजह से, धीरे धीरे तेज़ होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये सीधे से जाएगा और धीरे धीरे जो फिर जो जल प्रपात है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन जब मध्य अवस्था में हम देखते हैं तो जो सरिताएँ हैं वो नदी तल में धीमे धीमे कटाव करती हैं और पास की घाटियों में अपरदन अधिक होता है। वर्तमान में देखें, कालांतर में तो घाटियों के किनारे की जो ढाल है वो मंद होती है और इसी प्रकार अप्रवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते हैं। ठीक है। और अंत तक अगर हम देखें तो एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, धीरे धीरे उच्चावच का, और जिसमें कहीं कहीं हमें अवरोधी चट्टाने के अवशेष दिखाई देते हैं। तो अगर कहीं आपको धीमे उच्चावच के बाद में जो चट्टानी अवरोधक दिखाई दे तो उनको कहते हैं मोनाल्ड नोक कहते हैं। ठीक है। तो मोनाल्ड नोक। और नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के जो मैदान या जो समतल, या हम कह सकते हैं कि जो जगह है उसको हम पेनी प्लेन कहते हैं। तो पेनी प्लेन जिसको हम कहते हैं वो इसी अपरदन के फलस्वरूप हम देखते हैं कि मैदान बन जाते हैं या समप्राय मैदान या पेनी प्लेन बनते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है किस प्रकार से क्या क्या बनता है। प्रवाहित जल है उससे निर्मित जो प्रत्येक अवस्था है स्थल रूप की, वो अलग अलग विशेषताओं में हम उसको समझ सकते हैं, उसकी अलग अलग अवस्थाएं हम समझ सकते हैं। तो हम प्रवाहित जल की जो अलग अलग अवस्था हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अवस्था है युवा अवस्था। जिसको हम यूथ कह सकते हैं, यूथ। इस अवस्था में नदियों की जो संख्या है वो बहुत कम होती है। युवा अवस्था में जो नदियां हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। ये नदियां उथली वी आकार की घाटी बनाती हैं, युवा अवस्था वाली नदियां। ये जो नदियां हैं वो वी आकार की घाटी बनाती हैं, इस प्रकार की घाटी। और इसमें क्या होता है कि हम समझ सकते हैं कि जिनमें बाढ़ के जो मैदान हैं वो लगभग नहीं होते हैं। ठीक है। और संकरे देखें तो संकरे बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। बिल्कुल पतले पतले से जो जगह है वो जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत और वह समतल होते हैं। इसका जल विभाजक है, तो नदी आती है और बीच में ऊपर उठा हुआ भाग की वजह से पानी अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है, फिर वापस मिल जाता है। तो जो जल विभाजक हैं वो ऊंचे और बहुत बड़े होते हैं, समतल होते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। अब उन जगह पर हम देखते हैं कि वहाँ पर फिर दलदल झीलें मिलती है, हमें दलदल पाया जाता है और ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्पण विकसित हो जाते हैं। नदी विसर्प निर्माण हो जाता है ऊंचे समतल धरातल पर। और ये जो विसर्प हैं अंतर हम देखते हैं तो ऊंचे धरातलों में गंभीरभूत हो जाते हैं। और मतलब ये हुआ कि विसर्पण की जो तली है वो निम्न कटाव होता है और बाद में गहराई उनकी बढ़ती जाती है, जहाँ अनावृत कठोर चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ जल प्रपात और छिपिकाएँ बन जाती हैं। तो छिपिकाएँ जो बनेगी जल प्रपात वो इसी
युवा अवस्था की वजह से बनेगी। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। अब बात करते हैं प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जिसको मैच्योर कहते हैं। इसमें क्या है कि नदियाँ जो हैं, नदियों में जो जल की मात्रा है वो अधिक होती है। इस प्रकार की अवस्था में जो नदियाँ हैं उसमें जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और इसमें सहायक नदियाँ भी आकर मिलती हैं। नदी वी आकार की नदी घाटियाँ जो हैं वो वी आकार की होती हैं, लेकिन गहरी होती है। इस अवस्था में मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से इसमें बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। बाढ़ के मैदान, ठीक है। और इसमें घाटी के भीतर ही नदी जो है वो विसर्प बनाती हुई प्रवाह होती हैं घाटियों के अंदर। इस प्रकार से, इस प्रकार के नहीं, इस प्रकार के। इसमें क्या होता है कि जो युवा अवस्था से जो समतल और विस्तृत और अंतर नदियाँ जो दलदली क्षेत्र हैं वो लुप्त हो जाते हैं और जल विभाजक स्पष्ट होते हैं। और इसमें जो जल प्रपात हैं और छिपिकराएँ हैं वो भी लुप्त हो जाती हैं। मतलब युवा अवस्था में तो बनती हैं, जल प्रपात बनते हैं और छिपिकराएँ बनती हैं, लेकिन यहाँ तो लुप्त हो जाती है प्रौढ़ावस्था में। तीसरी जो अवस्था है वो वृद्धावस्था है। जिसको हम ओल्ड कह सकते हैं। इसमें जो है वो नदियाँ हैं उसमें सहायक नदियों की संख्या कम होती है। छोटी सहायक नदियाँ कम होती है इसमें। बाढ़ का जो ढाल है वो नदी का वो मंद होता है। नदियाँ स्वतंत्र रूप से बाहर के मैदानों में बहती हुई जाती हैं और वो विसर्प और प्राकृतिक कटिबंध के रूप में हम देखें तो गोमुख जो गोखुर झील का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो गोखुर झील का निर्माण, इसके अलावा विसर्प जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि बनता है और नदियाँ विसर्प के रूप में बहती रहती हैं। इसमें देखें तो विभाजक विस्तृत और समतल होता है और झील और दलदल पाया जाता है। इसमें अधिकतर भूदर्शीय समतल समुद्र तल के बराबर होते हैं और थोड़े ऊंचे होते हैं। किस अवस्था में? वृद्धावस्था में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किस अवस्था में? वृद्धावस्था में। तो एक बात तो ये याद करनी है आपको। तो हमने युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था देखी। अब बात करेंगे अपरित या अपरदित स्थल रूपों की। अपरदित स्थल रूप, पहली बात करेंगे घाटियाँ। घाटियों की बात करते हैं। घाटियाँ शुरुआत में तो एकदम बिल्कुल तंग अवस्था में और छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं के रूप में होती है। जब ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी और विस्तृत होती जाती हैं और इनकी जो अवनलिकाएं हैं वो भी विकसित होती जाती हैं, तो धीरे धीरे जब ये अवनलिकाएं धीरे धीरे गहरी और विस्तृत होती जाती है, तो फिर ये चौड़ी और लंबी होकर घाटियों के रूप में धारण करती हैं। लंबाई, चौड़ाई और आकृति के आधार पर घाटियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। इन घाटियों के प्रकार में हम देखते हैं तो वी आकार की घाटी है,
इन्हीं लंबे चौड़े के आधार पर किसी का नाम गोर्ज पड़ जाता है, किसी का नाम कैनियन पड़ जाता है, इन्हीं घाटियों की वजह से। ठीक है, तो कैनियन है वी आकार की घाटी है, वो इन्हीं अवनलिकाओं के फलस्वरूप बनती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नदी घाटियाँ बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से नदी का अपवरण या विसर्पण क्षेत्र होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में विस्तार से हम आगे भी पढ़ेंगे, और अपन को ये समझना है कि किस प्रकार से नदी द्वारा प्रवाहित जल की वजह से अलग अलग स्थलाकृतियाँ बनती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।